हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 की हिस्ट्री बुक की चैप्टर 2 जो क्या है व्यापार से साम्राज्य तक। अंग्रेज जो है व्यापार करने के लिए क्या है भारत आए थे। महारानी एलिजाबेथ से एक चार्टर लिए थे, यानी कि एक अधिकार लेके पूरब में व्यापार करने के लिए आए थे। उसमें केवल उन्हीं का अधिकार था पूरब में व्यापार करने के लिए, और उन्होंने धीरे धीरे क्या हुआ यहाँ पे शासन करने लगे, राजनीति में भाग लेने लगे। यानी कि राजा महाराजा होते थे उनको क्या किए, आपस में लड़वाए, या फिर राजा के नीचे जो काम करने वाले होते थे, सूबेदार हो गया, जमींदार हो गया, उन लोगों की क्या, या सेनापति हुआ, उन लोगों को प्रलोभन देके, यानी कि शासक उनके हाथ में देने का प्रलोभन देकर राजा को उसकी गद्दी से हटाए और उनको बैठा दिए। फिर धीरे धीरे उसे भी छीन लिए। तो इस प्रकार उन्होंने क्या है साम्राज्य स्थापित किया। तो ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगर यदि आप न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ये जो इम्पोर्टेंट है क्या है, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवेज, मतलब अदर एग्जाम सभी के लिए, जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट सभी के लिए होता है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो 2 पार्ट में बनेगा, ठीक है। अगर यदि आप लोग कमेंट कीजिएगा तो क्या करूँगा मैं अगले से, यानी कि चैप्टर 3, 4 ये सब एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। ये 8 क्लास के आधुनिक भारत का इतिहास है। इसके बाद 12 का आधुनिक भारत का इतिहास देखेंगे। उसके बाद हम स्पेक्ट्रम देखेंगे, ठीक है। तो ये हम करेंगे। इसके बाद यहाँ से रिलेटेड हम लोग प्री के अकॉर्डिंग देख लीजिए, ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग क्या कीजिएगा, इसको अच्छे से प्रकार पढ़ना है। फिर लास्ट में इसकी जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यापार से साम्राज्य तक। औरंगजेब की मृत्यु के बाद योग्य उत्तराधिकारियों के अभाव में मुगल साम्राज्य कमजोर होता चला गया। मुगल सूबेदार और बड़े जमींदारों ने अपनी अपनी क्षेत्रीय सत्ता कायम कर ली। तो औरंगजेब की जब मृत्यु होगी तो उसके बाद क्या है, उसके पश्चात उसके जो राज्य में उत्तराधिकार कोई नहीं रहा, मतलब योग्य उत्तराधिकारी कोई नहीं हुआ जो कि उतने बड़े राज्य को संभाल सके। जिसके कारण जो मुगल के जो सूबेदार और बड़े जमींदार थे वो अपना अपना क्षेत्र को क्या किए, विस्तार करने लगे, क्षेत्रीय सत्ता कायम करने लगे, मतलब विस्तार करने, और वो अपना धाक जमाने लगे। पुर्तगालियों व डचों के बाद अंग्रेज व्यापारियों और कंपनी के रूप में भारत आए थे। व्यापार के प्रभुत्व जमाने के लिए अंग्रेजों को पुर्तगालियों एवं डचों से संघर्ष करना पड़ा। तो पुर्तगालियों और डच क्या हुआ, पहले व्यापार करने के लिए भारत आया था, उसके बाद अंग्रेज यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए, लेकिन उसको क्या है व्यापार में धाक जमाने के लिए, यानी कि अधिकार करने के लिए पहले उसे संघर्ष करना पड़ा पुर्तगालियों और डचों से। लेकिन अंततः क्या हुआ, संघर्ष में उसको जीत हासिल हुए और वो क्या करते हैं, एक अधिकार। इस संघर्ष में अंततः अंग्रेजों की जीत हुई और यहाँ के व्यापार एवं राजनीति पर इनका एक छत्र अधिकार कायम हो गया। तो देख सकते हैं क्या हुआ, संघर्ष में जीत हो गया, उसके बाद उसका जो है व्यापार पर भी और इस कहाँ की राजनीति पर भी क्या होता है, कायम कर लेता है एक छत्र, मतलब यही यहाँ का ये बन जाता है, शासक बन जाता है धीरे धीरे। अंग्रेज एक व्यापारी कंपनी के इतने विशाल साम्राज्य के शासक कैसे बना। तो एक व्यापारी कंपनी था, लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो गया, बढ़ते गया, राजनीति में हस्तक्षेप करते गया, और इस प्रकार क्या हो जाता है, एक बड़ा शासक बन जाता है। इस अध्याय में इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की आगमन, यहाँ पे आगमन है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, ये थोड़ा सा दिखाई नहीं देता होगा। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय में इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने मिलकर एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की। इस व्यापारिक कंपनी का नाम दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इनटू दी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो क्या है, महारानी एलिजाबेथ के समय में वहाँ के जो कुछ व्यापारी लोग मिलकर एक कंपनी नाम बनाया, ठीक है, जिसका नाम क्या था, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इनटू दी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। इस नाम से क्या किया, एक कंपनी बनाया। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ ने इस कंपनी को पूरब में व्यापार करने का एक अधिकार पत्र, यानी कि चार्टर सौंपा, ठीक है। कब, 31 दिसंबर 1600, ठीक है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी ने इसको एक चार्टर दिया या पत्र दिया बोल सकते हैं, जिसमें क्या था, इसको पूरब में व्यापार करने का एक अधिकार था। इसके अलावा और कोई वहाँ पे मतलब दूसरा व्यापारी यहाँ पे व्यापार नहीं कर सकता। इस चार्टर के तहत इंग्लैंड की कोई भी कंपनी इस क्षेत्र में व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। तो देख सकते हैं इसके लिए क्या है, कोई भी जो व्यापारी है वो क्या है, इसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। इस चार्टर के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी समुद्र पर जाकर नए देशों की खोज एवं व्यापार कर सकती थी, परंतु इस चार्टर के तहत दूसरे व्यापारिक देशों को पूरब के बाजार में व्यापार करने से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता था। लेकिन क्या था, दूसरे देश जाके खोज सकता था, व्यापार कर सकता था, लेकिन इस चार्टर के तहत जो व्यापारिक देशों को, ठीक है, दूसरे जो व्यापारिक देश
को पूरब के बाजार में व्यापार करने से प्रतिबंधित नहीं किया, क्योंकि वो तो अपने देश के व्यापार को प्रतिबंध किया था, क्योंकि पूरब की ओर नहीं जाएगा। लेकिन जो दूसरा देश है उसको प्रतिबंध नहीं किया गया था, यानी दूसरा देश का जो व्यापारी है वो भी जाके व्यापार कर सकता था। ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत आगमन से पहले 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा, देख लीजिए वास्को डी गामा क्या है, 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा नामक पुर्तगाली नावक जो था, पुर्तगाली नावक उत्मासा अंतरिप होते हुए कालीकट पहुंच गया था। तो उन लोगों का आने से पहले क्या है, 17 मई 1498 ईस्वी को जो वास्को डी गामा है वो क्या है, एक पुर्तगाली नावक था, वो क्या है उत्मासा अंतरिप होते हुए क्या है कालीकट पहुंच चुका था। ठीक है, और इसको पहुंचने में क्या करता है, एक व्यापार जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, इसको यहाँ पहुंचाने में मदद करता है, बताता है। ये यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, अगर यदि हम लोग इसको पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो वहाँ पे थोड़ा इसका डिटेल मिलेगा। ठीक है, या 12th क्लास का पढ़ेंगे तो और इसके डिटेल पढ़ेगा, तो यहाँ जितना है उतना ही अभी देखते हैं। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कहाँ पहुँच गया, पुर्तगाली, और वास्को डी गामा को ही भारत की खोज का श्रेय, खोजकर्ता कौन है, वास्को डी गामा, हम लोग जानते हैं। हॉलैंड वासी भी व्यापार के उद्देश्य से भारत पहुंचे, जो हॉलैंड के थे वो भी क्या है भारत में व्यापार के उद्देश्य से पहुंचे। भारत में उच्च उच्च किस्म के रेशम, सूती कपड़े, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी व नील पाए जाते थे। तो भारत में जो है क्या है, अच्छी क्वालिटी की रेशम, सूती कपड़े, काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी, नील, ये सब क्या है अच्छे क्वालिटी की भारत में पाया जाता है, जिसकी यूरोप के बाज़ार में काफ़ी मांग थी। और ये सब चीज़ों की क्या है यूरोप के बाज़ार में बहुत ज़्यादा मांग थी। ये व्यापारी भारत से सस्ते दाम पर इन वस्तु को खरीदते थे और यूरोप बाज़ार में भारी मुनाफा कमाते हुए बेच देते थे। तो क्या है, सस्ता दाम में भारत से खरीदते थे और उसको ले जाकर क्या करते थे, यूरोप में भारी दाम में बेचते थे और मुनाफा कमाते थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार इन्होंने, देख लीजिए, ये हो गया ब्रिटिश आइसलैंड। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, तो आप लोग देखने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये क्या है, ब्रिटिश आइसलैंड है। यहाँ से देख लीजिए किस प्रकार आया, ये देख लीजिए गुड होप। ठीक है, गुड होप, उसके बाद यहाँ से चल गया कहाँ, मद्रास, यहाँ से देख लीजिए मुंबई, ये अफ्रीका, किस प्रकार व्यापार होता था, ये समुद्र के रोड से पानी ही आता था। ठीक है, देख लीजिए क्या हुआ, ब्रिटिश आइसलैंड, यहाँ से सेंट हेलेना। ठीक है, सेंट हेलेना, या फिर डायरेक्ट यहाँ से आ सकता है कहाँ, वुड होप, और यहाँ से होते हुए ये देख लीजिए, ये होते हुए यहाँ से ये देख लीजिए कैटोन। ठीक है, कैटोन, और यहाँ पे ये जा सकता है डायरेक्ट, यहाँ देख लीजिए मद्रास, और इधर हो गया हम लोग का कलकत्ता, भारत का। तो यहाँ पे क्या हो गया था, जो यूरोप का हुआ था, ठीक ठीक है, वो जो वास्को डी गामा कहाँ आया था, डायरेक्ट कलकत्ता यहाँ पे आया था। आगे देखें हम, वास्को डी गामा भी जब भारत से वापस गया तो अपने साथ मसाले ले गया था। वास्को डी गामा ने इन मसालों को बेचकर अपनी समुद्री यात्रा का खर्च का वहन करते हुए भारी मुनाफा भी कमाया था। तो क्या है, जब वापस गया तो क्या है अपने साथ मसाले ले गया था और उसको बेचकर क्या हो गया, अपने जो खर्च होता है यानी कि वाहन खर्च, उसको उसके साथ साथ भारी मुनाफा भी कमाया था। यूरोपीय कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन सामानों की कीमत बढ़ने लगी। क्या है, जब यूरोप के जो व्यापारी थे उसमें क्या हो गया, आपस में प्रतिस्पर्धा हो गया। जब क्या होता है, चीज़ कम होता है, व्यापार बढ़ते हैं, तो क्या होता है उसमें आपस में जो भी चीज़ होता है उसका क्या होता है, दाम बढ़ने लगता है। तो उसी प्रकार उन लोगों के आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण हो गया भारतीय बाजार में ये जो सामान थी, ये वस्तुएं थे, उनकी कीमत बढ़ने लगी, जिसकी वजह से इन व्यापारिक कंपनियों का मुनाफा घटने लगा। जिससे क्या हो गया, व्यापार का जो मुनाफा होता था उस व्यापारी का मुनाफा घटने लगा। यह परिस्थिति यूरोपीय कंपनियों के लिए नुकसानदायक साबित होने लगा। जो क्या है, यूरोपीय कंपनी के लिए नुकसानदायक होने लगा। व्यापार से मुनाफे की कमी से यूरोपीय कंपनियों आपस में लड़ने लगे। जब मुनाफा में कमी हो गया तो व्यापारी लोग क्या हो गया, आपस में लड़ने लगे कि आप नहीं करेंगे, या फिर यहाँ पे हम लोग करेंगे, यहाँ पे आप नहीं करेंगे। इस प्रकार से क्या होने लगा, आपस में लड़ाई होने लगा, ताकि व्यापार में उसकी एक छत्र राज कायम हो सके। यूरोपीय कंपनी अपनी अपनी व्यापारिक बस्तियों की किलेबंदी करने लगे। तो यूरोपीय जो कंपनी थे वो क्या है, अपनी अपनी बस्ती यानी कि कहाँ कहाँ पे वो व्यापार कर सकते थे, उसके लिए वो लोग क्या किए, किलेबंदी करने लगे, यानी कि वहाँ पे केवल वही क्या कर सकते थे, व्यापार कर सकते थे। जिस कारण स्थानीय शासकों से उन्हें उलझना पड़ा। जिससे क्या हो गया, जो स्थानीय शासक यानी कि राजा होते थे या फिर नवाब होते थे, उसे उनको उलझना पड़ा। व्यापार के साथ साथ
इन यूरोपीय कंपनियों को राजनीति में भी हस्तक्षेप करना पड़ा ताकि राजनीतिक रूप से मजबूत व व्यापार में एक अधिकार स्थापित कर भारी मुनाफा कमाया जा सके। यहाँ पे देख लीजिए, जब वो किलेबंदी करने लगे तो वहाँ के जो स्थानीय शासक होते थे, राजा या नवाब, उसे उलझना पड़ा। तो जिसके कारण उसे क्या करना पड़ा, राजनीति में भी हस्तक्षेप करना पड़ा, ताकि राजनीति में हस्तक्षेप करेगा तो उसमें क्या होगा, व्यापार में उसका एक अधिकार स्थापित हो सके। इसलिए उन्होंने क्या किया, राजनीति में भी हस्तक्षेप करने लगा। आगे देखते हैं हम लोग कंपनी की गतिविधियाँ। कंपनी ने किस प्रकार गतिविधि किया, कैसे कैसे उन्होंने आगे बढ़ते गए और शासन करने लगते हैं। भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के लिए ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस को राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं भारत में क्या है, व्यापारिक कोठी स्थापित करने के लिए ब्रिटेन के जो सम्राट है जेम्स प्रथम ने 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस को राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने योग्य है, ठीक है। तो ये क्या कर सकते हैं, आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। जो जहांगीर के दरबार में कौन अंग्रेज, ठीक है, या कौन राजदूत बनकर आए थे, तो ये क्या हो जाएगा, कैप्टन हॉकिंस जो है राजदूत बनकर आए थे। और इसको भेजा कौन था, जेम्स प्रथम ने भेजा था, ठीक है। सम्राट जेम्स प्रथम ने 1608 ईस्वी में भेजा था। हॉकिंस अपने प्रयास से सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने में सफल हो गया। उसके प्रयास से क्या हुआ, सूरत में व्यापारिक कोठी खुल गई। टॉमस रो भी भारत आया, देख लो उसके बाद क्या है, टॉमस रो भी भारत आया, जिसे जेम्स प्रथम ने मुगल दरबार में समुद्री तटों पर अंग्रेजी व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से भेजा था। तो ये जो है टॉमस रो को जेम्स प्रथम क्यों भेजा था, क्योंकि मुगल दरबार में भेजा था ताकि समुद्री किनारे में, ठीक है, समुद्र के तटों पे यानी समुद्र के किनारे में क्या है, अंग्रेजी व्यापार की कोठी, अंग्रेज क्या कर सकता, अपनी व्यापारिक कोठी बना सके। इसके उद्देश्य से क्या है, टॉमस रो को जेम्स प्रथम ने भेजा था। आगे देखें हम, टॉमस रो के भारत से वापस जाने तक सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति सुदृढ़ हो गई थी। वो तो भारत आया था, ठीक है, उसके बाद जब वो भारत से वापस रिटर्न चला ब्रिटेन, तब तक क्या हो गया था, भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति सुदृढ़ हो चुकी थी। और सूरत में क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी की मतलब किला वगैरह बन गया था, तथा आगरा, भड़ोच और अहमदाबाद में अंग्रेजी कोठियाँ स्थापित हो चुकी थी। देख सकते हैं आगरा, भड़ोच और अहमदाबाद में भी क्या है, अंग्रेजों की कोठियाँ स्थापित हो चुकी थी। अब 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय राजनीति में भी दिलचस्प लेने लगी। 17वीं सदी यानी कि देख सकते हैं 1650 के बाद, ठीक है, जब 17वीं सदी से चलता है 17वीं सदी, तो क्या हो गया, ये 1650 के बाद उत्तराधार में, ठीक है। अगर पूर्व रहता तो 1650 से पहले। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे हुआ। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी, शाहजहां ने पुर्तगालियों से कुछ क्रोधित होकर उन्हें बंगाल से बाहर कर दिया तथा अंग्रेजों को बंगाल से सीमित क्षेत्र में व्यापार करने की इजाज़त प्रदान की। तो शाहजहां जो थे, ठीक है, वो क्या है, मुगल सम्राट शाहजहां पुर्तगालियों से क्रोधित होकर उन्हें क्या है, बंगाल से बाहर कर दिया और उसको अंग्रेजों को अंग्रेज को क्या है, बंगाल में सीमित क्षेत्र पे व्यापार करने के लिए इजाज़त प्रदान किया। आगे हम देखें, 1698 में कंपनी ने 3 गांव सुतानट्टी, कालीकत्ता, ठीक है, जो बाद में कलकत्ता बना, एवं गोविंदपुर की जमींदारी 12,000 रुपये में भुगतान कर प्राप्त किया। तो ये जो है 1698 ईस्वी में जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, को क्या किया, 3 गाँव के जमींदार को अपने वश में कर लिया 12,000 रुपया देकर, ठीक है। यहाँ निर्मित फैक्ट्री के आसपास पोर्ट विलियम का निर्माण किया गया है। तो उसके आसपास क्या है, पोर्ट विलियम का निर्माण किया गया, जो फैक्ट्री है उसके आसपास, जो कालांतर में कलकत्ता नगर कहलाया, जो बाद में क्या कहलाया, कलकत्ता नगर कहलाया। औरंगजेब के फरमान द्वारा निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति कंपनी को मिल गई। देख लीजिए, औरंगजेब के एक फरमान द्वारा क्या हो गया, अंग्रेजों को निःशुल्क व्यापार करने की छूट मिल गई, यानी कि उन्हें किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जिसकी फ़ायदा कंपनी उठा रही थी। परंतु कंपनी के अफसर भी अपना निजी व्यापार करते थे और शुल्क चुकाने से बचते थे। तो कंपनी को तो निःशुल्क व्यापार करने का उसमें औरंगजेब के फरमान से मिला, लेकिन जो निजी व्यापार करते थे, अफसर जो है निजी व्यापार करते थे, वो भी शुल्क नहीं चुकाते, टैक्स नहीं देते थे, जिस कारण बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां
ऐसे कंपनी का टकराव होने लगा, जिसके कारण क्या होता है, जो नवाब था बंगाल के मुर्शिद कुली खां, उसके साथ क्या होता था, अंग्रेजों का ऑफिसर का आपस में उसके साथ टकराव होता था युद्ध की ओर। आप देखते हैं हम लोग युद्ध किस प्रकार से यहाँ पे होने लगा, युद्ध की ओर। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपने को सशक्त बनाने में जुट गए। जब औरंगजेब की मृत्यु हो गया तो बंगाल के जो नवाब थे वो अपने आप को क्या है, सशक्त बनाने में, शक्तिशाली बनाने में जुट गए। अंग्रेज इस समय तक अपनी स्थिति मजबूत कर चुके थे। दक्षिण में फ्रांसीसियों पर विजय प्राप्त कर एवं बंगाल में धन कमाने से उनके हौसले बढ़ चुके थे। तो अंग्रेज क्या है, तब तक जो है औरंगजेब की मृत्यु होने तक क्या है, अपने आप को सुदृढ़ कर चुके थे, क्योंकि इन्होंने फ्रांसीसियों से विजय प्राप्त करके व्यापार में एक अधिकार हासिल कर लिया था। और बंगाल के धन, ठीक है, बंगाल में धन कमाने से, धन का मतलब बंगाल में उसको क्या है, टैक्स, धन, जमींदारी का ये मिल गया था 12,000 देके, तो धन कमाने और व्यापार में भी मुनाफा से उसको क्या है, उसका हौसला बढ़ गया धन कमाने के कारण। मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां व सिराजुद्दौला बंगाल के शक्तिशाली शासक थे। तो बंगाल के ये देख लीजिए, मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला, ये क्या है, शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने अंग्रेजों के व्यापारिक हित पर रोक लगाने की पूरी कोशिश की। तो ये क्या है, अंग्रेज का जो व्यापार था उस पर रोक लगाने की अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन रोक नहीं लगा सका, ठीक है। व्यापारिक रियायत में कमी, नजराने की मांग, सिक्के ढालने और किलेबंदी पर रोक से बंगाल के नवाब व अंग्रेजों के बीच टकराव बना। तो देख लीजिए इसमें क्या है, इस प्रकार इनको जो है किलेबंदी पर रोक, बंगाल के नवाब पर अंग्रेजों के बीच टकराव बनी, ठीक है। इसके बीच क्या है, टकराव बना। इस विवाद में बंगाल का नवाब व अंग्रेजों के अपने अपने तर्क थे, दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे थे। ये टकराव इतना बढ़ा कि इसकी परिणति प्लासी की युद्ध तक पहुंची। ये दोनों में आपस में क्या हो गया, टकराव बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, जिसके कारण प्लासी की युद्ध की जो है नौबत आ गई, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग प्लासी की युद्ध। तो ये देख सकते हैं प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था प्लासी की युद्ध, 1757 में। तो आगे देखते हैं हम लोग। अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। अलीवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला जो है बंगाल का नवाब बना। अंग्रेज चाहते थे कि बंगाल का शासक उनके व्यापारिक हितों का ध्यान रखे, वो चाहते थे कि उसके व्यापारिक हित को ध्यान रखे, यानी कि उसको टैक्स वगैरह देना ना पड़े, ठीक है। लेकिन सिराजुद्दौला के आगे अंग्रेजों का मंसूबा कायम नहीं हो पाया था। तो सिराजुद्दौला क्या है, उसका मंसूबा जो था, उसका जो इच्छा थी, उसको कायम होने नहीं दिया। अंग्रेज एक तरफ नवाब के विरोधियों और शत्रुओं को शरण दे रहे थे और दूसरी तरफ वे सिराजुद्दौला के खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे थे। तो अंग्रेज जो थे, जो सिराजुद्दौला, ठीक है, जो थे उसके क्या है, उसके जो दुश्मन होते थे, शत्रु होते थे, वो क्या होता था, उनको शरण देते थे और दूसरे लोगों को सिराजुद्दौला के खिलाफ क्या करते थे, भड़काते थे, षड्यंत्र करते थे सिराजुद्दौला के खिलाफ। परंतु अंग्रेजों को इसमें कामयाबी नहीं मिला। लेकिन क्या हुआ, अंग्रेज को इसमें कामयाबी नहीं मिला। अंग्रेज जो है हमेशा क्या करते हैं, दूसरों को भड़काते थे किसी के विरुद्ध, ठीक है। और उसके बाद उसमें जितना भी हम आगे देखेंगे, इसी प्रकार उन्होंने क्या किया, फूट डाल डाल के क्या किया, राजनीति में आगे बढ़े और शासन कायम किए। तो देख लीजिए यहाँ भी वही चाल चले थे, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हो पाए थे। इसी बीच सिराजुद्दौला ने भी अंग्रेजों पर दबाव डालना शुरू कर दिया। उसने आदेश जारी किया। तो जब अंग्रेजों ने इस प्रकार की हरकत करना शुरू किया, ठीक है, तब क्या हुआ, सिराजुद्दौला ने भी उस पर दबाव डालना शुरू किया और उसने आदेश दिया। क्या आदेश दिया है, देख सकते हैं हम लोग, कि कंपनी उसके राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप ना करे। कंपनी जो है उसकी जो राजनीतिक मामला है उसमें हस्तक्षेप ना करे, अपनी किलेबंदी रोके तथा बकाया राजस्व चुकाए। तो क्या है, हस्तक्षेप, राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करे, किलेबंदी जो कर रहे हैं, किलेबंदी उसको रोके, किलेबंदी और आगे ना किया जाए, और जो बकाया राजस्व है, वो जो टैक्स नहीं दिया उनको चुकाए। ऐसी परिस्थिति में अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच संघर्ष अनिवार्य हो गया। इस स्थिति में क्या हो गया, बंगाल के नवाब और अंग्रेजों में जो है संघर्ष शुरू हो गया। सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम की किलेबंदी को नष्ट करने का आदेश दिया, जिसे अंग्रेज ने ठुकरा दिया। तो जब टैक्स नहीं दिया तो उसने और किलेबंदी को क्या है, नष्ट करने, किलेबंदी नहीं करने के लिए जो फोर्ट विलियम था उसको नष्ट करने के लिए कहा, लेकिन अंग्रेज ने उसको ठुकरा दिया, नहीं माना। क्रोधित होकर नवाब ने मई 1756 ईस्वी में कासिम बाजार पर आक्रमण कर उसे अपने कब्जे में ले लिया। तो सिराजुद्दौला क्या हो गया, क्रोधित हो गया और 1756 ईस्वी में कासिम बाजार को अपने कब्जे में ले लिए। 20 जून 1756 ईस्वी को नवाब का फोर्ट विलियम 20 जून 1756 को नवाब क्या है, फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिए। उन्होंने क्या है, फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिए।
यहाँ पे देख सकते हैं चित्र महान्यायालय कक्ष ईस्ट इंडिया हाउस लेडन हॉल स्ट्रीट, ठीक है, ये न्यायालय का है। तो यहाँ पे सिराजुद्दौला क्या हो गया, अधिकार में ले लिया आपने। नवाब की फौज ने कई अंग्रेज अफसरों को गिरफ्तार कर लिया और अंग्रेज अफसरों को क्या है गिरफ्तार कर लिया, उनके गोदामों पर कब्जा जमा लिया। कई अंग्रेज अफसरों ने आत्मसमर्पण कर दिया, बहुत सारे जो आत्मसमर्पण कर दिए, जो अंग्रेज अफसर क्या है आत्मसमर्पण यानी कि अपने आप को नवाब के हवाले कर दिए। अनेक अंग्रेज बंदी बना लिए गए। कलकत्ता का भार मानिक चंद को सौंपकर नवाब अपने राजधानी मुर्शिदाबाद चले गए। देख लीजिए फोर्ट विलियम पे क्या किया, वो अधिकार कर लिए और वहाँ पे क्या है कलकत्ता का जो भार था उसको क्या है मनिक चंद को सौंप दिया। वहाँ क्या है एक जो वहाँ लोकल थे वहाँ के मनिक चंद, उसको क्या किया गया, वहाँ का जो भी था, ठीक है, मनिक चंद को सौंपकर नवाब जो थे वहाँ पे अपना राजधानी चला गया। लेकिन ये जो है डरपोक थे, ठीक है, ये क्या है अंग्रेजों के आने से उसका विरोध नहीं करके फिर उसी को दे देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जब इस घटना की जानकारी मद्रास पहुंची तो अंग्रेज क्रोधित हो उठे। वे नवाब को सबक सिखाने की योजना बनाने लगे। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में थल सेना एवं नौसेना ने कलकत्ता की ओर प्रस्थान किया। तो देख लीजिए क्रोधित होकर क्या हो गया, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में थल सेना और नौसेना क्या है कलकत्ता की ओर बढ़ने लगी। स्थिति का आकलन करने के बाद क्लाइव ने नवाब के कई बड़े अधिकारियों को रिश्वत देकर अपने पक्ष में ले लिया। तो ये देख लीजिए, ये जो है रिश्वत देकर जो लाभी जो क्या है लोभी अधिकारी थे, ठीक है, भ्रष्ट अधिकारियों क्या है डर या फिर देख लीजिए क्या है लोभ के कारण क्या हुआ, अंग्रेज के यहाँ रिश्वत लेके उसके पक्ष में चल गए। इस परिस्थिति में मानिक चंद ने बिना प्रतिरोध किए कलकत्ता अंग्रेज को सौंप दिया। यहाँ पे देख सकते हैं इसको क्या है नवाब जो है नवाब इनको विश्वास करके मानिक चंद को क्या है वहाँ कलकत्ता का भार इनको सौंप दिया। लेकिन ये क्या है अपने डर के कारण, ठीक है, ये क्या किया अंग्रेज का विरोध नहीं किया और आसानी से वो क्या है कलकत्ता को उन लोगों को अंग्रेजों को सौंप दिया। इससे अंग्रेजों का मनोबल बढ़ा। देख लीजिए वो क्या है कोई प्रतिरोध नहीं किया, डायरेक्ट वो दे दिया तो अंग्रेज का क्या है मनोबल बढ़ेगा ही, क्योंकि वो क्या है कोई प्रतिरोध नहीं किया तो उसको लग रहा है कि लोग अभी डर रहा है, इसलिए क्या है उन लोगों का और मनोबल बढ़ गया, जो अंग्रेज था उसका मनोबल बढ़ गया। उसने नवाब के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। विवश होकर नवाब को अलीनगर की संधि करनी पड़ी। तो देख सकते हैं ये क्या हो गया, अधिकारी लोग थे जो थे उनको क्या किया रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया था नवाब के, इसलिए उसको अलीनगर का संधि करना पड़ा, जिसके तहत नवाब ने कंपनी को वह सभी व्यापारिक सुविधाएं लौटा दी जो मुगल शासक फारूक सियर के फरमान द्वारा प्राप्त हुआ था। तो क्या हुआ नवाब को विवश होकर क्या हो गया अंग्रेज को वे सारी सुविधा देना पड़ा जो मुगल शासक फारूक सियर के फरमान से जो है अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था। इस संधि के बावजूद दोनों पक्ष में अविश्वास कायम रहा। इसके बावजूद क्या है दोनों में संदेह होता था, दोनों में विश्वास नहीं रहता था। अंग्रेज नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र करते रहे और नवाब भी अंग्रेजों को लेकर सजग थे। अंततः युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होगी, जिसके कारण बाद में क्या हो गया युद्ध की नौबत आगे। देखते हैं 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील की दूरी पर स्थित प्लासी नामक स्थान में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के बीच लड़ाई हुआ, ठीक है। सेनापति मीर जाफर के विश्वासघात के कारण नवाब की हार हुई। देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ युद्ध हुआ जहाँ पे प्लासी नामक जगह पे, जिसको हम प्लासी की युद्ध के नाम से जानते हैं, ठीक है, प्लासी की युद्ध के नाम से जानते हैं। और सिराजुद्दौला की जो हार हुई किस लिए हुआ, उसका जो सेनापति था मीर जाफर के विश्वासघात के कारण ये क्या हुआ अंग्रेजों के साथ मिल गया, इसलिए उसको क्या हो गया हार हो गई। क्योंकि जब सेनापति ही उसके जो मुख्य सेनापति था वो क्या हो गया जब अंग्रेजों के साथ मिल गया तो युद्ध करने के लिए उसके पास कुछ बचा ही नहीं और उसको क्या हो गया हार हो गया, हार मानना पड़ा। प्लासी का युद्ध एक अल्पावधि की लड़ाई थी, क्योंकि अल्पावधि की लड़ाई हुआ यह युद्ध कुछ ही घंटों में समाप्त हो गया। तो देख सकते हैं यह युद्ध क्या हुआ कुछ ही घंटों में समाप्त हो गया। यहाँ पर देख लीजिए प्लासी की लड़ाई को नाम मात्र का युद्ध क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें लड़ाई कुछ हुआ नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ का जो सेनापति था वो क्या है अंग्रेजों के साथ मिल गया, जिसके कारण लड़ाई कुछ उस प्रकार हुआ नहीं, थोड़ी ही देर में जो लड़ाई है वो क्या होगी समाप्त होगी। युद्ध के पश्चात सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई और युद्ध के पश्चात क्या हो गया जो नवाब थे सिराजुद्दौला उसकी हत्या कर दिए गए और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। मीर जाफर को क्या किया गया बंगाल का नवाब बना दिया गया, ठीक है। मीर जाफर जो सेनापति थे जो अंग्रेजों के साथ मिल गए थे विश्वासघात करके, उसको क्या किया गया बंगाल का नवाब बना दिया गया।
भारत में कंपनी, तो देख रहे हैं ये किस प्रकार से जो अंग्रेज अपनी चाल चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, उन्होंने क्या है उसको मीर जाफर को अपने और कर लिए और जैसे ही सिराजुद्दौला का हत्या हुआ उसको नवाब बना देता है। आगे देखते हैं इसको भी फिर गद्दी से हटाते हैं। भारत में कंपनी की यह जीत बहुत मायने रखती है। कंपनी मीर जाफर को कठपुतली शासक समझ रही थी, परंतु धीरे धीरे कंपनी को एहसास हुआ कि मीर जाफर भी अपनी प्रजा की भलाई के लिए कंपनी के व्यापारिक हितों की रक्षा करने में आनाकानी कर रहे थे। देख लीजिए बाद में क्या हुआ, जो अपनी प्रजा की सहानुभूति के कारण है जो मीर जाफर भी क्या हुआ कंपनी से आनाकानी करने लगा। अब अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया, जिसके कारण इसको हटा के क्या है मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। जब मीर कासिम भी अंग्रेजों की सभी बात मानने से इनकार करने लगा तो अंग्रेज उसके खिलाफ भी साजिश करने में जुट गए। तो क्या है मीर कासिम भी उसकी बात नहीं मानने लगे तो उसके खिलाफ भी साजिश करने लगे। जुलाई 1763 में कंपनी ने मीर जाफर को बंगाल की नवाबी सौंपकर मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। फिर से क्या हो गया, मीर जाफर को फिर से बंगाल की नवाबी सौंपकर मीर कासिम के विरुद्ध क्या है युद्ध छेड़ दिया गया। यह युद्ध इतिहास में बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध को हम लोग क्या जानते हैं, बक्सर के युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। युद्ध 22 अक्टूबर 1964 ईस्वी को बक्सर में हुआ। तो ये देख लीजिए बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो ये भी याद रखने योग्य है। ठीक है, क्या है बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। इस युद्ध में एक और मुगल शासक आलम द्वितीय, देख लीजिए मुगल शासक आलम द्वितीय, अवध का नवाब और सिराजुद्दौला और मीर कासिम थे। ठीक है, कौन कौन थे यहाँ पे, जो एक और जो युद्ध मुगल शासक आलम द्वितीय, फिर अवध का नवाब सिराजुद्दौला और मीर कासिम, ये तीनों क्या थे एक तरफ। ठीक है, तो दूसरी ओर अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कैप्टन मुनरो कर रहा था। और जो अंग्रेज सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे, कैप्टन मुनरो कर रहे थे। ठीक है, याद रखिएगा जो प्लासी का युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो कैप्टन मुनरो कर रहे थे। ठीक है, कैप्टन मुनरो। तीनों की सम्मिलित शक्ति से भयभीत होकर अंग्रेजों ने अवध के नवाब को अपने पक्ष में मिलाने की कोशिश की। तो अंग्रेज जो है तीनों की शक्ति से क्या हो गया, भयभीत हो गया और अवध के नवाब को अपने ओर मिलाने की कोशिश किया, लेकिन असफल हुए। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने इस संयुक्त सेना को पराजित कर दिया, लेकिन क्या है अंग्रेजी सेना ने इसे पराजित कर दिया। इस युद्ध का परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण तथा अस्थायी सिद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध में विजय होने के बाद ही भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हुआ। तो क्या है बक्सर के युद्ध के बाद ही क्या है वो तीनों शासक क्या हो गए, एक साथ पराजित हो गए। तो इसके बाद क्या हो गया, ब्रिटिश का क्या हो गया, प्रभुसत्ता यहाँ पे स्थापित होने लगा भारत में। अब मुगल सम्राट बंगाल का नवाब व अवध का नवाब पूर्ण रूप से कठपुतली शासक बन गए। ये अब क्या हो गए, हार गए तो कठपुतली शासक बन गए। अंग्रेज कठपुतली शासकों के अनुभव से सीख लेते हुए खुद नवाब बनने का रास्ता खोजने लगे। तो इससे क्या है, अनुभव लेते हुए ये लोगों से खुद नवाब बनने के लिए यानी कि खुद शासन करने के लिए जो रास्ता है उसको खोजने लगे, तलाशने लगे। इलाहाबाद की संधि के द्वारा मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। अब देख लीजिए इलाहाबाद संधि के तहत क्या हो गया, मुगल जो सम्राट थे वो क्या है कंपनी को बंगाल का प्रांत दे दिया, बंगाल का प्रांत का दीवान दे दिया, यानी कि टैक्स वगैरह वो अब कलेक्ट करेगा। बंगाल का जितना भी टैक्स होगा, जो दीवाने होंगे, टैक्स होंगे, कर होंगे, वो सब क्या करेंगे, आप कंपनी उसको टैक्स लेंगे। बंगाल की विशाल राजस्व संसाधन पर कंपनी का एक अधिकार व नियंत्रण स्थापित हो गया। कंपनी के इतिहास में वैधानिक आर्थिक व्यापार का युग समाप्त हो गया। अब देख लीजिए कंपनी का इतिहास में जो व्यापार का युग था वो समाप्त हो गया और धीरे धीरे राजनीतिक और आप बढ़ने लगे और राजनीतिक सत्ता के अंतर्गत राजकीय राजस्व के साथ व्यापार का युग प्रारंभ हो गया। अब क्या हो गया, वो राजस्व इकट्ठा करेंगे, बंगाल के जितना भी बड़ी भूभाग है वहाँ से क्या करेंगे, राजस्व इकट्ठा करेंगे और व्यापार पर भी अपना एक अधिकार लगाएंगे, ये अपने तरीक़ा से वहाँ पे कर लगाएंगे किसान पर। तो ये सब हम आगे देखेंगे। ठीक है, बंगाल में अफसरों का लक्ष्य क्या क्या उन्होंने लक्ष्य लगा, कैसे रखे, वो सब हम आगे देखेंगे। इसमें इतना ही। अगर आप न्यू है तो इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। चलिए इससे रिलेटेड अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे इससे रिलेटेड जो हम लोग देखें। तो इसकी आप लोग कमेंट सेक्शन में इसकी कमेंट करके आंसर बताइएगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वास्को डी गामा उत्तमाशा अंतरिप होते हुए कालीकट पहुंचा था।
तो ये सही है या नहीं देख लीजिएगा, ठीक है। वास्को डी गामा उत्मासा अंतरिप होते हुए कालीकट पहुंचा था। कथन 2, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक था। कथन 3, वास्को डी गामा 17 मार्च 1498 को भारत पहुंचा था। कब पहुंचा था देख लीजिए, यहाँ बोल रहा है 17 मार्च 1498 ईस्वी को भारत पहुंचा था। तो इसका सही उत्तर का चयन करना इस कोड का प्रयोग करके, ठीक है। ए नंबर है केवल 1 और 2, बी नंबर 1, 2 और 3, सी नंबर केवल 3 और डी नंबर 1 और 3। तो कौन सा सही है आप इसकी कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसकी। ये रहा हम लोग का 2 नंबर कथन इसका। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। 2 नंबर कथन 2, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। सही उत्तर का चयन करिए। एक ए नंबर है केवल 1 और 2, बी नंबर ना तो 1 ना ही 2, सी नंबर केवल 2, डी नंबर केवल 1। तो कौन सा सही है इसकी भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े हम 3rd नंबर क्वेश्चन। प्लासी के युद्ध से कौन सा कथन संबंधित नहीं है। प्लासी के युद्ध से कौन सा कथन संबंधित नहीं है उसके बारे में बताना है, कौन सा कथन संबंधित नहीं है। ए नंबर है यह युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में हुआ था। तो देख लीजिए ए नंबर क्या बोल रहा है, यह जो युद्ध है 23 जून 1757 ईस्वी को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में हुआ था। बी नंबर सेनापति मीर जाफर के विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला की हार हुई थी, ठीक है। तो आप लोग पढ़ें, इसकी सही आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। सी नंबर है इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे। तो क्या बोला जा रहा है, इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे। डी नंबर, इस युद्ध के बाद सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। प्लासी के युद्ध से संबंधित में उसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है। तो ये 3 क्वेश्चन था, इसके आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए इसमें नहीं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज देखना चाहेगा तो वो भी इस चैनल्स में चल रहा है, उसकी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं।